वो हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में सारे सिचुएशंस देख ली थी। अब आएंगे इशू ऑफ शेयर्स पे, साथ साथ में नोट कीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, issue of shares for consideration other than cash। issue of share for consideration other than cash का पहले मीनिंग समझेंगे। यहाँ पे मीनिंग ये है कि भाई जब हम शेयर्स किसी को दे रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब उसके बदले में जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो कैश नहीं है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए हमने किसी से बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले में हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो जब हमने शेयर्स दिया है तो उसके बदले में क्या कैश लिया हमने बिल्डिंग ली, किसी से फर्नीचर लिया, किसी से मशीनरी ली और उसके बदले में हम अपनी कंपनी के शेयर्स उसको दे रहे हैं उतनी वैल्यू के। फिर कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हमने किसी से सर्विस लिया हो। सर्विस जैसे आपने अंडर राइटर्स के बारे में सुना हो थोड़ा बहुत, कि वो लोग कमीशन बेसिस पे आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करवाते हैं पब्लिक से। तो वो जो अंडर राइटर्स हैं उनसे हम सर्विस लेते हैं और उसको हम अपने तरफ से क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी भी रहती है कि जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के ऑनर होते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था, आप एक तरीके से समझ लीजिए फाउंडर, उन लोगों को भी कंपनी में क्या दिया जाता है, शेयर्स दिया जाता है और उसके बदले में उससे सर्विसेज ली जाती है, उसके आइडियाज़ के बदले में दिए जा रहे हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस को अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें हमने किसी से कैश नहीं लिया, हम लेकिन उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की अगर बात करें तो 3 सिचुएशन आपके सिलेबस का पार्ट है। पहला है सर कि आपने कोई एसेट्स परचेज किया, परचेज एज एसेट्स, या ये हो सकता है कि आपने किसी का बिजनेस ही परचेज कर लिया हो। तो अगर आपने बिजनेस भी परचेज किया और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, उसे शेयर्स दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे हैं, या ये पॉसिबल है कि भाई अंडर राइटर्स को दे रहे हैं। इन सारी सिचुएशन में हम किसी से कैश नहीं ले रहे, हम उस यहाँ पे बिजनेस पूरा का पूरा ले रहे थे, उसके बदले में शेयर्स दे रहे थे। इससे हमने एसेट्स लिया तब दे रहे हैं, इससे हमने सर्विसेज ली, इन दोनों से, और इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आते सर। तो सर इन सारी सिचुएशन में एंट्रीज कैसे करते? तो अभी हम लोग बात करेंगे ये 2 सिचुएशन की। उसमें से पहली सिचुएशन के पहले हम बात करते हैं एसेट्स को जब हम परचेज करेंगे। तो अगर आप एसेट्स को परचेज करने के बदले में किसी को शेयर्स दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं बेटा। पहली जो एंट्रीज है वो परचेज करने की है, जो आपने एसेट्स को परचेज किया है वो परचेज करने की एसेट्स होगी, परचेज करने की एंट्री करेंगे आप। और सेकंड एंट्री जो है उसको पेमेंट करने की होगी। समझ रहे हैं? आपने एसेट्स खरीदा और उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, पेमेंट कैश भी हो सकता था। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा कैश दे दिया, बाकी हमने शेयर्स दे दिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने चेक से पेमेंट करा, कैश भी दिया और शेयर्स दे दिए। ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमने इक्विटी शेयर भी दिया, प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया, डिबेंचर्स भी दे दिया, बिल्स पेबल भी दे दिया, चेक से भी पेमेंट कर दिया। तो ओवरऑल हम एक परचेज की एंट्री करते हैं और सेकंड एंट्री बेटा पेमेंट्स की होती है। इस पेमेंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं।
तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सर हमने अगर एसेट्स को परचेज किया, कोई भी एसेट्स को हमने परचेज किया है, तो उस एसेट्स की एंट्री कैसे करेंगे। तो बेटा जब आप एसेट्स को परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखते हैं सर? सर लेकिन बिल्डिंग खरीदेंगे तब क्या लिखेंगे बेटा? बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे। और सिर्फ लिखा हो क्वेश्चन में कि आपने एसेट्स एक्वायर किया, नेम नहीं गिवन हो, तो क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। बात समझ में आई? बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी खरीदेंगे तो फर्नीचर, तो और कुछ नहीं लिखा हो तो सन्ड्री एसेट्स। अब जिससे आपने खरीदा है उसका नेम लिखना होता है। क्रेडिट परचेज की एंट्री हो रही है यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने खरीदा। अब हमने एक्स वाई जेड कोई भी है उसका नाम गिवन है, वो नाम लिखेंगे आप। जिस कंपनी का आपने एसेट्स खरीदा उसका नाम लिखेंगे आप। लेकिन अगर सर नेम ना गिवन हो, सिर्फ ये पता है कि हमने किसी से खरीदा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप वेंडर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है? मान लीजिए मैं ना जेड लिमिटेड वाई लिमिटेड से बिल्डिंग खरीद रहा हूं। जेड लिमिटेड जो है किससे बिल्डिंग खरीद रहा है बेटा? तो यहां पे क्या नाम आएगा? बिल्डिंग अकाउंट या सन्ड्री एसेट्स? बिल्डिंग अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स नहीं। जब नेम गिवन हो तो आपको नेम लिखना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और वेंडर्स, जेड लिमिटेड ने किससे खरीदा था? तो यहां पे किसका नाम आएगा? वाई लिमिटेड। वेंडर्स कहते हैं जो सेल करने वाला था, जो बेच रहा था। ये बात समझ में आ गई आपको सर? और यहां पे जितने भी एसेट्स की वैल्यू होगी उसी हिसाब से वेंडर्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे सर? ये वेंडर्स को हम पेमेंट करेंगे। तो ये जो वेंडर आपने क्रेडिट किया है सर, इसको आप डेबिट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा उस कंपनी का नाम जिससे आपने ख़रीदा था। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर। पॉसिबल है कि हम कैश में कर रहे हो सर, ये भी पॉसिबल है कि हम बैंक से, चेक से या बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक ड्राफ्ट से कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा। सर मान लेते हैं कि कैश बैंक नहीं था, तब क्या लिखेंगे? शेयर्स हो सकता है। इक्विटी शेयर होगा तो क्या लिखेंगे सर? इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे। सर प्रेफरेंस शेयर्स होता तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाता सर, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाता सर। सर अगर डिबेंचर्स हम दे रहे हों तो डिबेंचर्स आ जाएगा। बेटा ये सेम टॉपिक ना डिबेंचर्स के चैप्टर में भी है, सेम टॉपिक, बस वहाँ पे शेयर्स की जगह पे डिबेंचर आ जाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो डिबेंचर और शेयर्स से दोनों तरीके से एक साथ में पेमेंट हो रहा होता है। तो आपको बस ये समझना है, आप पेमेंट में आप इक्विटी शेयर दे रहे हैं इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, कैश दे रहे हैं कैश लिखेंगे, बैंक दे रहे हैं बैंक लिखेंगे। बिल्स पेबल दे रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? बिल्स पेबल लिख देंगे। सर अगर हमने डिबेंचर्स से दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? डिबेंचर्स अकाउंट लिख देंगे। बात समझ में आ रही? अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जनरली हम लोग यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे, कैश, बैंक, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। सर एक बात बताइए, अगर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स भी जिक्र नहीं है, बस ये लिखा हुआ शेयर्स दे रहे हैं, तो बेटा अगर सिर्फ शेयर्स वर्ड यूज किया गया है तो आप यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है सर? तो ये जो हमने शेयर्स दिया, सर एक बात बताएं, ये जो शेयर्स है क्या सिर्फ हम लोग पार पे दे रहे हैं? बेटा पार पे नहीं, कई बार हम लोग यहाँ पे भी शेयर्स को किस पे देते हैं? प्रीमियम पे देते हैं। ये एंट्री किसके लिए बनाई मैंने? ये बनाई है बेटा एट पार। क्लियर है सर? जितना हमने उससे एसेट्स लिया था उतने के बदले में शेयर्स दे रहे हैं, पार है। लेकिन जितना हमने उससे एसेट्स लिया है, हमने मान लीजिए किसी से 1 लाख का एसेट्स लिया, मैं कह रहा हूं भाई साहब 8 लाख का शेयर्स दूंगा, 2 लाख रुपए आपके प्रीमियम चार्ज करूंगा। तो प्रीमियम होगा तो एंट्री में चेंज क्या आएगा सर? सर प्रीमियम के सिचुएशन में एंट्री में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो क्या है? तो बेटा यहाँ पे भी एंट्रीज तो आप यही करेंगे ना। फिर से क्या करेंगे? आप लिखेंगे सर वेंडर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने लिख दिया, आप समझ गए शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी होगा तो क्या लिखोगे, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सर हमने शेयर कैपिटल लिखा और साथ में हमने यहां लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये आपने जो शेयर इशू किया है सर वो कैसे किया आपने, एट प्रीमियम। क्लियर है सर, समझ में आई बात। इसमें एक और पॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है सर, वो क्या है बेटा, इसमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जब हम शेयर्स देते हैं ना तो कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपने दिया है वेंडर्स को वो लिखा हुआ रहता है। अगर लिखा हुआ ना रहे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। कई बार एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना हुआ ये बता दीजिए, एंट्री मत बताइए आप। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आप दे रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स को पार पे दिया या प्रीमियम पे दिया। किस पे दिया सर, पार पे दिया या फिर प्रीमियम पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, एग्जांपल को ध्यान से सुनेंगे सर। ये कोई कंपनी है, ऐसा लेते हैं जेड लिमिटेड, और ये सर आप हैं, ठीक है जी, ये आप है। आपसे लिया गया, कंपनी ने ले लिया एक एसेट्स जिसकी कीमत थी 100 रुपये, ऐसा छोटा सा लेते हैं अभी, कितना था 100। अभी आपको हम शेयर्स दे रहे हैं, आपने बोला जी ये 100 रुपये दे दो, हमने बोला जी 100 रुपये तो है नहीं, हमारे पास शेयर्स है, आपको चाहिए तो ले जाइए। आपने बोला ठीक है बताइए शेयर्स। मैंने बोला यार एक शेयर जो है, मेरा जो शेयर है एक, आपको जो हम देंगे वो शेयर की कीमत है 10 रुपये। मुझे एक बात बताओ, जेड कंपनी, जेड लिमिटेड कंपनी कितने शेयर्स आपको दे, कितने, 1 नहीं दे। अरे आपसे भी एक ही एसेट्स लिया था ना, हम भी एक आपको शेयर दे दें, चल जाएगा काम, नहीं चलेगा सर। कितना चाहिए आपको, 10 चाहिए। कैसे निकाला सर, सर वो तो इतने तो हम इंटेलिजेंट है वैसे ही नहीं, लेकिन आपने पता कैसे निकाला मैं बताता हूँ। जितना 100 था ना उसको डिवाइड करा 10 से, कितना आया सर, 10 शेयर्स आ गए। समझ में आ रही बात सर। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं सर। सर इधर देखिए, ये पहली सिचुएशन थी, आपने इसमें शेयर ना पार पे दिया था। कैसे दिया था बेटा, तो पार पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो तो 100 जो होता है कंसिडरेशन, इसे कहते हैं कंसिडरेशन। किसके बदले में शेयर्स दे रहे हैं आप, कितने के बदले में शेयर्स दे रहे हैं आप, 100 रुपए ना। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये आपका एक शेयर की कीमत, उसे क्या कहते हैं आप, फेस वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। तो बेटा यहां पे हम लिख देंगे फॉर्मूले में टोटल कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। बताओ ये शेयर हमने पार पे दिया था प्रीमियम पे दिया था, ये था सर एट पार, एक्स्ट्रा कोई चार्ज तो नहीं लिया था सर। अब आइए मैं आपको प्रीमियम वाला फॉर्मूला आप बताइएगा कैसे बनेगा, खुद ही बताएंगे आप। मान लीजिए सर ये आप हैं और आपसे एसेट्स ले रहे हैं, और ये एसेट्स ले रहे हैं हम टोटल आपसे, मान लेते हैं कि 1000 रुपये का एसेट्स है इस बार, कितने का है, और हमने आपसे बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, आप हमसे शेयर ले जाओ। ये शेयर है 5 रुपये का, लेकिन आप इतने अच्छे नहीं हो कि हम आपको 5 में दे दें, तो हम आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे सर। और हम आपसे जो प्रीमियम चार्ज करेंगे वो हम चार्ज करेंगे 5 रुपये आपसे। कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आपसे, बताओ अभी कितना शेयर दे दूं कि बात खत्म हो जाए, बोलो सर। आपके लिए एक शेयर कितने का पड़ा, आपके लिए तो 10 का पड़ा ना सर, या 5 का पड़ा एक शेयर। तो भाई
1000 डिवाइडेड बाई कितना 10, कितना शेयर आएगा 100 शेयर। कैसे निकाला सर? इस 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे कंसिडरेशन। और ये जो 10 आया सर वो कैसे आया फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ में आ रही बात? तो सर इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, अगर प्रीमियम पे हमने शेयर्स को इशू किया और नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हमें, तो बताइए क्या लिखें यहाँ पे बेटा? टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आज बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा जी, एक और सवाल कि सर मान लीजिए कि हमने जो आपसे एसेट्स लिया था सर, वो एसेट्स था 10,000 रुपए का। एसेट्स कितने का था 1000 रुपए का। और बेटा इस एसेट्स के बदले में हम आपको ना कैश में दे रहे हैं 200 रुपये, और बाकी के हम आपको शेयर्स देंगे 5 रुपये वाले। कितने वाले? अभी बताओ कितना शेयर्स देना पड़ेगा? बोलो बेटा, आप सवाल समझ पाए हो? कितने का एसेट्स लिया गया आपसे और आपको कैश कितना दिया जा रहा है, और उसके बाद क्या दिया जा रहा है सर? आपको शेयर्स दे दिए जा रहे हैं। बताओ सर 160 शेयर्स कैसे निकाला सर? किसको बताओ ना, वैल्यू तो बताओ। क्या मैं यहां पे 1000 लिखूं चलेगा? माइनस करना है कितना? तो बेटा ये 200 अपन ने माइनस कर दिए, और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितने का? अगर प्रीमियम होता तो क्या कर दिया आप? समझ में आई बात? तो यहां पे कंसिडरेशन जिसके बदले में आप शेयर्स दे रहे हो वो टोटल 1000 नहीं है, वो कितना है 800। अगर आपने कैश में या बैंक से कोई पेमेंट करा है तो उस पेमेंट को हटा के आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट की कहानी थी इतनी। अब ये हमने बात जो करी है अभी तक किसके बारे में करी है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे। हमने जो बात करी है एसेट्स परचेज जब करेंगे तब ये सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन आती है जिसमें हम लोग बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, मतलब हमने बिल्डिंग भी लिया, उसका मशीन भी ले लिया, फर्नीचर भी ले लिया, कैश भी ले लिया, उसका लायबिलिटी भी हमारी हो जाएगी। अगर हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उसका जितना एसेट्स है वो किसका? हमारा, और उसकी जितनी लायबिलिटी है वो भी हमारी है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा चेंज आता है। तो पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, अब फिर इसके ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है सर, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? या ऐसा करते हैं इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी लिखवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे सर। इसका भी कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, इनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये दोनों साथ में कर लेंगे। तो आप पहले इसको नोट कर ले, फिर बात करते हैं। चलिए बेटे सेकंड सिचुएशन पे आते हैं, जिसमें हमने आपसे कहा कि भाई कोई एसेट्स खरीदते नहीं, हम यहाँ पे बिजनेस परचेज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस ही परचेज कर लिया जाए, बिजनेस परचेज किया जाए, या इसे कह सकते हैं आप एक्वायर किया गया हो, तो इसमें भी क्या होगा बेटा कि आपको ना 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री वही परचेजेस की, और बच्चे सेकेंड एंट्री जो है वो आपके पेमेंट की। पहली एंट्री किस चीज़ की करेंगे आप? परचेजेस, और सेकेंड एंट्री पेमेंट की। अच्छा बेटा ये जो परचेजेस की एंट्री है, इसमें अगर इंडिविजुअली कोई एसेट्स का नेम गिवन है तो बहुत बढ़िया, अगर नाम ना दे रखा हो तो क्या लिखेंगे आप? तो बच्चे यहाँ पे भी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट ही होगा। लेकिन इसमें जनरली ये रहता है
कि लाइबिलिटी भी गिवन होती है, तो लाइबिलिटी भी हमारी, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट भी आएगा। जब बिजनेस आप परचेज करेंगे तो उसका एसेट्स भी हमारा और लाइबिलिटी भी हमारी। और एसेट्स में ऐसा नहीं है कि उसका कैश उसका रहेगा, वो कैश भी हमारा, बैंक में जो पैसे हैं वो भी हमारे, कस्टमर पे जो पैसे उसके बाकी वो भी हमारे, यानी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, सब कुछ हमारा हो जाएगा। किसी भी चलते फिरते बिजनेस को अगर आप परचेज करोगे तो उसके जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि जिससे आपने ख़रीदा है उसका नेम नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेंडर्स। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आया बेटा साथ में, यहाँ पे साथ में आपके लाइबिलिटीज़ आ गया। अब एक बात सोचिए, जब किसी के बिजनेस को आप परचेज करते हैं तो उस बिजनेस में दो बातें हो सकती हैं। अगर वो रनिंग बिजनेस है तो दो बातें होंगी, या तो वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल होगा और आप उसे इतना पैसा दे रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको दे दे। जनरली कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस बेचना क्यों चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप पेमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, जितना एसेट्स होगा क्या उतना ही पेमेंट कर रहे होंगे आप उसे, उससे ज़्यादा में आपने उससे तय किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है बेटा कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबल बिजनेस आप खरीद रहे हैं और आपने ज़्यादा का तय कर लिया कि जी ठीक है आपका जितना एसेट्स हो रहा है मैं उससे ज़्यादा देने को तैयार हूँ, तो एक्स्ट्रा पेमेंट आप सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको कंपनी के एसेट्स के साथ साथ कंपनी का गुडविल भी मिलेगा, तभी तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं आप उसे। तो इस सिचुएशन में गुडविल भी हमारे साथ आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनी ऐसी है जितनी की उसकी वैल्यू है उतना हम देना नहीं चाह रहे, हमें लग रहा है ये वर्थ नहीं है भाई, हम उसे कहते हैं भाई जितना आपका एसेट्स वैसेट्स सब कुछ हिसाब बन रहा है, आपका बन रहा है मान लीजिए 20 लाख, हम तो 18 ही देंगे आपको, और सामने वाला भी तैयार है। ऐसी सिचुएशन तभी आ सकती है कंपनी किस में चल रहा हो, लॉस में। अगर वो सामने वाला तैयार है तो अपने को फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हो गया ना सर, हमें तो कम पेमेंट में मिल गया वो चीज़। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है कि एक जगह फ़ायदा भी हो रहा है और एक जगह एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है हमें। तो हम ये सिचुएशन मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो एसेट्स है, जितना एसेट्स है और जितनी लायबिलिटी है, अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 लाख का एसेट्स है और लायबिलिटी कितनी की है सर, 2 लाख। ध्यान से सुनो, कितने का एसेट्स है, लायबिलिटी कितने की, 10 लाख और लायबिलिटी 2 लाख। तो एक्चुअल में मुझे उसको कितना देना चाहिए था, सिर्फ 8 लाख देनी चाहिए, क्योंकि उसका लायबिलिटी भी मैंने ले लिया है। मैं बोला यार मैं पे कर दूंगा ना, तो मुझे एक्चुअली में देना कितना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे तय करा ठीक है 12 लाख रुपए दे दूंगा मैं तेरे को, चल। अगर मैं 12 लाख देने को तैयार हूं तो रीजन क्या हो सकता है, उसका क्या हो सकता है, गुडविल हो सकता है। तो गुडविल भी हम एक्वायर कर लेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये गुडविल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, ये बैलेंस निकल के आएगा। सर कैसा बैलेंस, बेटा डेबिट वाला और क्रेडिट वाले दोनों ऐड कर दो, डेबिट और क्रेडिट दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ पे वेंडर्स का मतलब है, यहाँ पे वेंडर में ना कंसिडरेशन की कोई वैल्यू गिवन होगी, कितने के बदले में हमने ये बिजनेस खरीदा है उसका। हम पहले क्या करते थे, जितना एसेट्स होता था उतना ही वेंडर में लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखना है। इसमें बताया जाएगा कि एसेट्स इतने का, लायबिलिटी इतना का, और आपने खरीदा कितने का वो भी बता देंगे वो आपको। तो हम ना डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट में और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा बेटा, ये तब ये गुडविल आ जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपका जो एसेट्स है और लायबिलिटी में जब डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा, वो डिफरेंस कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है, क्रेडिट में। इसका मतलब यह है कि आपने उसको जितना बन रहा है उसका, उससे भी कम पे कर रहे हैं, तो आपको फायदा नुकसान है सर, फायदा। उस फायदे को हम लोग कहते हैं सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या कहते हैं, ये भी बैलेंस में निकल के आएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये बस ये समझेंगे, इससे में एक्वायर, बिजनेस एक्वायर करने जाते हैं जब एसेट्स और लायबिलिटीज में, तो आपका दोनों, कई बार सिचुएशन ऐसा है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल ना आए, वैल्यू सारी गिवन है, एसेट्स की भी गिवन है, लायबिलिटी की भी गिवन है, वेंडर की भी गिवन है, इक्वल नहीं हो रहा। ऐसे सिचुएशन में अगर डिफरेंस ऊपर आएगा तो क्या मानेंगे, गुडविल आपने ज़्यादा पे करा है, और ज़्यादा इसलिए पे करा है क्योंकि आपको एसेट्स के साथ गुडविल भी मिल रहा है, ठीक है। और यही होता है बेटा परचेजेस गुडविल, पार्टनरशिप में पढ़ा था ना हमने, परचेजेस गुडविल यही होता है। ये समझ में आ गई एंट्री आपको। अब इसके बाद की एंट्रीज में ध्यान देंगे, ये जो वेंडर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा,
पेमेंट करेंगे तो वेंडर को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, आप जो भी पेमेंट करेंगे, मान लीजिए आप इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस दे रहे हैं प्रेफरेंस लिखेंगे, और कुछ नहीं गिवन है तो क्या लिखेंगे आप, शेयर कैपिटल। ये एंट्री कब करेंगे, पार में शेयर्स देंगे तब या प्रीमियम में, पार में। बेटा अगर प्रीमियम में दे रहे होते तब क्या करते आप बताइए, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ गई बेटा? ये कब करेंगे आप, एट प्रीमियम। क्लियर है सर? तो ऑलमोस्ट सेम है, बस ये परचेज वाली सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज है, और दोनों के ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं और फिर हम सीख जाएंगे इससे। नोट करिए इसको भी फटाफट। और नंबर ऑफ शेयर बेटा इसमें भी निकालना है, लेकिन वैसे ही निकालना है जैसा पहले निकालते थे, नंबर ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 निकाल लीजिए। आपके पास बुक होगी ना टीएस अग्रवाल वाली, जे एन लिमिटेड।